everyone. Here is Adarsh. My YouTube channel name is Chemistry with Adarsh. Student, I am also a student, but I provide you basic to advanced level chemistry. So before I starting our first lecture, I want to know guys which board we will cover in this section. Board include number 1 Sindh board, number 2 Punjab board, number 3 is Federal board and number 4 is Aga Khan board. सो गाइस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये चैनल जो है वो केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक सीरीज़ में जैसे हमारा टॉपिक आ जाता है फर्स्ट साइंस, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एक्सेट्रा। सो आवर फर्स्ट लेक्चर इज ऑन साइंस। सो आउटलाइन इज हेयर which will topics we cover in this section: science observation and its types and amazing points about observation, and number 2 point is experiment and types of experiment, and number 3 point is knowledge and types of knowledge and also amazing points of knowledge, and number 4 point is history of science. Here we define 3 types of history, 3 eras of science. Number 1 is Greek period, number 2 is Muslim period, and number 3 is British period. And number 5 point is types of science. Social science to physical science. It means हम सोशल साइंस से स्टार्ट करेंगे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी आ जाएगी, नेचुरल साइंस भी, फिजिकल साइंस भी, बायोलॉजिकल भी हम डिफाइन करेंगे। सो डेट इज आउटलाइन। सो ओके, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे द वर्ड साइंस से। साइंस, द वर्ड साइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज साइंसिया और साइंटिया। अब जो साइंस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, साइंसिया से, विच मीन्स, इसका मतलब साइंसिया का मतलब क्या है? टू नो या टू नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में जानना, ऐसे अमल को हम कहते हैं साइंस। ठीक, अब ये हो गया इंट्रो। अब इंट्रो में मैंने 2 पॉइंट्स लिखी है कि द वर्ड साइंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम साइंसिया एंड साइंटिया। तो अब ये डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि साइंसिया वर्ड जो है ये हमारे पाकिस्तानी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर आप इंडियन बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि साइंस जो वर्ड है वो साइंटिया से उठाया गया है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। अगर आप में से कोई इंडियन बुक फॉलो कर रहा है तो उसमें साइंटिया लिखा होगा, अगर पाकिस्तानी बुक तो उसमें साइंसिया लिखा होगा। आगे चलते हैं साइंस की डेफिनेशन पर। तो मैंने सिंपल ही डेफिनेशन लिखी है। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज नोन एज साइंस। मतलब मुशाहिदात और तजुर्बात के अमल को हम साइंस कहते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदात, एक्सपेरिमेंट मीन्स तजुर्बात। तो मुशाहिदात और तजुर्बात के अमल को हम साइंस कहते हैं। उसके अलावा मैंने एक दूसरी सिंपल डेफिनेशन लिखी है साइंस की। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस। हम इस नेचर की अगर सिस्टमेटिक वे से स्टडी करेंगे तो ऐसे अमल को भी हम साइंस कहते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि वर्ड साइंस कहाँ से उठाया गया है, साइंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो आगे चलते हैं। अब जो एग्जांपल मैं दूंगा साइंस का वो हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो एग्जांपल दूंगा। जैसे मिसाल के तौर हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हम पहले मुशाहिदा करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। पहले हम मटेरियल कलेक्ट करेंगे। जैसे नंबर 1 टी बैग, पत्ती उठाएंगे, नंबर 2 शुगर, चीनी उठाएंगे, एंड नंबर 3 इज़ वाटर, पानी उठाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को मिल्क मिलाना है तो आपकी मर्ज़ी।
तो पहले हम मुशाहिदा करेंगे, ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक, वो हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका प्रोसेस करवाएंगे। प्रोसेस का मतलब ये है, यहाँ पे टी, शुगर, वाटर, मिल्क को हम मिक्स करेंगे, आपस में रिएक्शन करवाएंगे। सो आफ्टर रिएक्शन जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो होगा टी, चाय बन जाएगी। अब ये चाय जो बनी ये क्या है हमारा, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया। पहले हमने क्या किया, मुशाहिदा किया, उसके बाद हमने तजुर्बा किया। तो ऐसे अमल को हम क्या कहेंगे, साइंस। सो अब बात ये क्लियर हो गई, साइंस वर्ड कहाँ से आया, साइंस का इंट्रो, साइंस की डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। सो आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि साइंस जो है वो नॉलेज है। जैसा कि मैंने बोला कि साइंस का मतलब ये है नॉलेज। अब नॉलेज के भी टाइप्स होते हैं, कौन सी नॉलेज, तो मैंने यहाँ लिखा है साइंस इज नॉलेज बट क्वेश्चन इज अराइज व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज। क्लियर। हम कहते हैं साइंस जो है वो नॉलेज है, मगर सवाल पैदा होता है कि कौन से किस्म की नॉलेज है। तो हम कहेंगे इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, दी नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है किसके थ्रू, मुशाहिदात और तजुर्बात के थ्रू। अब ये बात क्लियर हो गई कि कौन सा इल्म है, कौन सी नॉलेज है साइंस। सो आगे चलते हैं। अब मैंने लिखा है कि साइंस जो है वो डिपेंड किस पर करती है, जहाँ बेस्ड किस पर होती है। कहने का मतलब ये, साइंस जो है वो किन चीज़ों पर मुतफ़िकत होती है, तो हम कहेंगे वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर 2 इज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक, मतलब साइंस जो है वो डिपेंड करती है मुशाहिदात और तजुर्बात पर। क्लियर। तकरीबन जो है चीज़ें सेम है, मगर बयान करने का एक तरीका चेंज है, और इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वजह से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। आगे चलते हैं कि फादर ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं एंड मदर ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं। सो फादर ऑफ साइंस हम ओल्ड कहते हैं थैलीस को, एंड मॉडर्न फादर ऑफ साइंस हम कहते हैं गैलीलियो को। क्लियर। आगे चलते हैं, मदर ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे मदर ऑफ साइंस हम कहते हैं मैरी क्यूरी को। अब मैरी क्यूरी को मदर ऑफ साइंस क्यों कहते हैं, उसका एक रीज़न है, मैंने लिखा है, बिकॉज इट इज़ द फेमस वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये, मैरी क्यूरी को मदर ऑफ साइंस इस वजह से कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है साइंस की फील्ड में और केमिस्ट्री। कैसे, फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी। मतलब मैरी क्यूरी ने रेडिएशन पर काम किया है, रेडियो एक्टिविटी पर काम किया है, और मैरी क्यूरी जो है ये वाइफ है पेरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दोनों ने रेडियो एक्टिविटी पर अपना वर्क किया है। आगे चलते हैं, किंग ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किंग ऑफ साइंस हम एक सब्जेक्ट है उसे कहते हैं। वो सब्जेक्ट कौन सा है, वो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट। क्वीन ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं, तो क्वीन ऑफ साइंस भी हम सब्जेक्ट को कहते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है मैथमेटिक्स। अब ये बातें क्लियर हो गई कि कौन से किस्म की नॉलेज है साइंस, और साइंस डिपेंड किन चीज़ों पर करती है। फादर ऑफ साइंस कौन है, मदर ऑफ साइंस कौन है, किंग ऑफ साइंस, क्वीन ऑफ साइंस। अभी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब जो पॉइंट आता है वो ये है कि साइंस नेम किसने रखा था, तो हम कहेंगे साइंस जो है वो नेम रखा था वेलवेल ने। अब वेलवेल कौन है, ये साइंटिस्ट है। वेलवेल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। आगे चलते हैं, साइंस मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत की स्टडी करते हैं साइंस में। अब कैसे करते हैं, जैसे ईस्ट टू वेस्ट सन कैसे जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, साइंस में हम सर्च किस चीज़ों को करते हैं, तो हम कहेंगे रियलिटी को, ठीक। और साइंस में स्टडी किस चीज़ की करते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने
कॉन्सेप्ट दिए हैं अबाउट साइंस। तो नंबर 1 जो है वो है गर्ल्ड हल्टन, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है। इसने कहा है इट इज़ द नेम ऑफ द अनफिनिश्ड क्वेस्ट ऑफ फेनानामिया। ठीक, ऐसा अमल है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्लियर। आगे चलते हैं। नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ क्यूरियोसिटी टू नो हाउ एनीथिंग वर्क। कहने का मतलब ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसी, इसमें हम ऐसा काम करते हैं, कोशिश करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, एक चाहत होती है कि देखें कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैंने लिखा है जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाई इज़ दिस एंड हाउ इज़ दिस। क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो पॉइंट आता है हमारा अगला वो ये है कि व्हाट इज़ NSD। मतलब N मीन्स नेचुरल, S मीन्स साइंस, D मीन्स डे, नेचुरल साइंस डे। अब नेचुरल साइंस डे होता क्या है, तो हम कहेंगे, जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं वाई NSD सेलिब्रेट, नेचुरल साइंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका एक रीज़न है, हर साल 28 फरवरी को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अब क्यों करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, तो हम कहेंगे एक फिजिस्ट था जिसका नाम था सर रमन। सर रमन ने एक इफ़ेक्ट पर काम किया था, उस इफ़ेक्ट का जो नाम रखा था सर रमन ने, वो अपने नाम के ऊपर रखा था, सर रमन इफ़ेक्ट। तो सर रमन इफ़ेक्ट को एक साल के बाद नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद हम नेचुरल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। मगर देखा जाए तो नेचुरल साइंस डे इंडिया में अक्सर सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तान में कम। तो यहाँ हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है साइंस। अब एक दूसरी मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को साइंस बोरिंग लगती है तो इसका मतलब ये कि जो टीचर है, जहाँ उसको पढ़ाना नहीं आता, जहाँ उसको डिफाइन करना नहीं आता सब्जेक्ट को। क्लियर। अब जो हमारी अगली पॉइंट है साइंस के ऊपर वो ये है कि साइंस नोज नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। अब इसका मतलब ये है कि साइंस जो है वो किसी भी मुल्क को नहीं पहचानती। साइंस का जो ताल्लुक है वो है इंसानियत के ऊपर। ठीक, आगे चलते हैं। साइंस विदाउट रिलीजियस इज लैम, रिलीजियस विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम ऑब्जर्वेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अब आ जाता है ऑब्जर्वेशन। अब वर्ड ऑब्जर्वेशन की जो मीनिंग होगी वो ये होगी टू ऑब्जर्व समथिंग, किसी भी चीज़ को देखकर उसको ऑब्जर्व करने के अमल को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस और एक्ट और प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग नंबर 1 साइंटिफिक टूल्स, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 3 इज़ ह्यूमन सेंस। अब इसको डिफाइन करते हैं। ऑब्जर्वेशन हम उस चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर और उसके बारे में अपने व्यूज़ देना, पर्सनल व्यूज़ दें हम उस चीज़ के बारे में, ऐसे अमल को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इसमें जो नोट करने वाली पॉइंट आ जाती है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन हम किन चीज़ों की मदद से करते हैं, तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन हम 3 चीज़ों की मदद से करते हैं। नंबर 1 इज़ साइंटिफिक टूल, कोई भी साइंस का इंस्ट्रूमेंट, और कोई भी नंबर 2 कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ नंबर 3 इज़ ह्यूमन सेंस, जो हमारे 5 सेंस हैं उनको यूज़ करके भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के वैसे तो टाइप्स बहुत हैं, मगर हम मेन टाइप्स को डिफाइन करेंगे। जैसे नंबर 1 इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव जो वर्ड है वो ड्राइव्ड किया गया है क्वालिटी से। अब कहने का मतलब ये, इसमें हमें पता चलेगा किस चीज़ के बारे में, क्वालिटी कितनी है ऑब्जर्वेशन की। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है सिंपली, इट टेल अस अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें क्वालिटी का पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी क्वालिटी की है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल स्काई इज़ ब्लू,
इसमें हमें क्वालिटी का पता चला कि स्काई की कौन सी क्वालिटी, हम कहेंगे स्काई जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 2, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ भी ज़ाहिर है क्वांटिटेटिव जो है वो वर्ड उठाया गया है क्वांटिटी से। अब इसमें हमें पता चलेगा क्वांटिटी कितनी है ऑब्जर्वेशन की। तो सिंपली मैंने लिखा है इट टेल अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल स्काई इज ब्लू। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें क्वालिटी का पता चल रहा था कि स्काई जो है वो ब्लू है, मगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें क्वांटिटी पता चलेगी कितनी क्वांटिटी में ऑब्जर्वेशन है। तो हम कहेंगे स्काई इज 30% ब्लू। यहाँ हमें क्वांटिटी का पता चला, यहाँ हमें क्वालिटी का पता चला। क्लियर। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, अमेजिंग पॉइंट्स जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए। तो मैंने लिखा है नंबर 1 इज सम पीपल ऑब्जर्व नॉर्मली। हम में से कुछ लोग चीज़ों को नॉर्मली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली। मगर जो नंबर 2 मैंने पॉइंट लिखी है कि सम पीपल ऑब्जर्व वेरी क्रिटिकली टू गेट न्यू पॉइंट और रिजल्ट। नंबर 2 पॉइंट का मतलब ये है हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को गहराई से लेते हैं, चीज़ों को गौर से देखते हैं, उसमें से कोई नया रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली चीज़ों को देखते हैं, और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को गौर से देखते हैं, उसमें से नई कोई भी पॉइंट, रिजल्ट, कोई एक्शन फाइंड करते हैं। सो क्लियर। अब अच्छा मैंने लिखा है यहाँ के ह्यूमन सेंस की मदद से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी क्लियर करते हैं आगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो सेकंड टॉपिक होगा ऑब्जर्वेशन के बाद। तो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स तजुर्बा। एक्सपेरिमेंट मीन्स जैसे मैंने बोला तजुर्बा, जहाँ टेस्ट, दो चीज़ें मिलाते हैं हम, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं उन चीज़ों को कि उसका रिज़ल्ट क्या होता है। जहाँ ट्रायल भी हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट को, डेमोस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, एनालाइज भी कह सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट को हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कह सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करवाई, दो रिएक्टेंट को आपस में हमने रिएक्ट करवाया, तो नई प्रोडक्ट जो बनेगी वो सेम बनेगी या डिफरेंट। इस वजह से हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है एक्सपेरिमेंट की, द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग आउट न्यू रिजल्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, हम इन दोनों हाइड्रोजन को मिलाया, फिर भी हमारा बना हाइड्रोजन, मगर यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में बना और वहाँ एटम फॉर्म में था। उसके बाद हाइड्रोजन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर बना। ठीक, तो यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। कैसे हुआ? हमने दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करवाई, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनी वो टोटली चेंज बनी। यहाँ हमने देखा कि जो रिज़ल्ट आ रहा था वो सेम है या डिफरेंट है, तो यहाँ जो रिज़ल्ट आया वो डिफरेंट आया। ठीक, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैसे तो एक्सपेरिमेंट के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट। मगर जो मेन टाइप है एक्सपेरिमेंट का, जो हमारी साइंस की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में यूज़ होता है, वो है लैब एक्सपेरिमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है लैब एक्सपेरिमेंट, तो ये यूज़ कहाँ होगा? लैब में होगा। क्लियर। अब लैब एक्सपेरिमेंट को की डेफिनेशन क्या है या यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम कहेंगे इट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। क्लियर। लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ करते हैं हम लैब में, मतलब लेबॉर्ट्री में। और क्यों करते हैं? क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है। किससे? नेचुरल एक्सपेरिमेंट से, फील्ड एक्सपेरिमेंट से। लैब एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इस वजह से हम ये लैब में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। और लैब यहाँ मैंने लिखा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये लैब में यूज़ होता है तो इसको हम लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दूसरी जो पॉइंट आ जाती है कि लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, तो हम कहेंगे लैब एक्सपेरिमेंट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ लैब।
लैब कौन सी है जहां हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 2 प्लेस। अब कहने का मतलब ये लैब तो हर जगह होती हैं। अगर लैब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है तो यहाँ जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ जो एपराटस होंगे वो सही होंगे, वाश होंगे। मगर अगर हम कहीं दूसरे शहर में जाएंगे, कोई नॉर्मल लैब होगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देगा। तो एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए लैब भी अच्छी होनी चाहिए और जहाँ लैब है वो भी लैब सही होनी चाहिए। और तीसरा जो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि कौन सा पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर लैब सही है फिर परफॉर्म कर रहा है पर्सन तो एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें मिलेगा। सो यहाँ तक था हमारा एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट के टाइप्स। सो माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ केमिस्ट्री विथ आदर्श एंड माय कॉन्टेक्ट नंबर प्लस व्हाट्सएप नंबर इज़ हेयर। सो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एक्सपेरिमेंट के बाद है नॉलेज एंड इट्स टाइप्स। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू। क्लियर? अब बात करते हैं नॉलेज के टाइप्स की। मगर देखा जाए तो नॉलेज के टाइप्स जो है वो बहुत हैं। हम सिंपली मेन टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे नंबर 1 इज स्कूल नॉलेज। अब स्कूल नॉलेज क्या होता है क्लियर करते हैं। इट इंक्लूड्स एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड। कहने का मतलब ये स्कूल नॉलेज जो है वो स्कूल पर डिपेंड करती है, एकेडमी पर डिपेंड करती है और कोई भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर। कैसे? मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी और एक होता है प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड नंबर 6 इज अकेडमी मीन्स अकेडमिक। ठीक। अब कहने का मतलब ये स्कूल नॉलेज जो है वो हमें मिलती है प्राइमरी स्कूल में, या सेकेंडरी स्कूल में, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या अकेडमी में। तो ऐसी नॉलेज को हम कहेंगे स्कूल नॉलेज। अब ये बात क्लियर हो गई। स्कूल नॉलेज जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके। अब जो नंबर 2 टाइप है नॉलेज का वो है नॉन स्कूल नॉलेज। अब नॉन स्कूल नॉलेज से वर्ड से ही जाहिर है कि जो स्कूल के बाहर नॉलेज मिले, जहां स्कूल में जो नॉलेज ना मिले। आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इट इंक्लूड दैट नॉलेज विच ऑपरेट बिफोर एंड आफ्टर स्कूल, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल, ऑन वीकेंड एंड हॉलीडे। दिस नॉलेज गिव अस बॉन्ड विथ एडल्ट एंड एल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स। कहने का मतलब ये जो नॉन स्कूल नॉलेज है वो हमें मिलती है स्कूल से पहले या स्कूल के बाद। ठीक है, किन से मिलती है वो नॉलेज? वो हमें मिलती है अपने बड़ों से, छोटों से नॉलेज। जैसे हमारे फैमिली मेंबर हो गए, उनसे हमें जो नॉलेज मिले, ऐसी नॉलेज को हम कहते हैं नॉन स्कूल नॉलेज। जो स्कूल नॉलेज होती है, अब डिफरेंस क्लियर, जो स्कूल नॉलेज है वो हमें मिलती है स्कूल में। जो नॉन स्कूल नॉलेज है वो हमें मिलती है स्कूल से बाहर, स्कूल से मतलब पहले या स्कूल के बाद। किन से मिलती है? अपने बड़ों से मिलती है, फैमिली मेंबर से मिलती है। ठीक। और मैंने एक दूसरी पॉइंट लिखी है जो हमें मिलती है वीकेंड एंड हॉलीडेज पर, मतलब छुट्टी वाले दिनों में जो हमें नॉलेज मिलती है अपने बड़ों से। जब हम अपने बड़ों के साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, उनमें से जो हमें नॉलेज मिलती है, ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं नॉन स्कूल नॉलेज। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है जो हमें फैमिली से मिले नॉलेज। ठीक। सो आगे चलते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं अबाउट नॉलेज। तो हम कहेंगे जो नंबर 1 है कि नॉलेज डिपेंड किस पर करती है, मतलब नॉलेज जो है वो मुतफ़िक़त किन चीज़ों पर होती है। तो हम कहेंगे वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज एजुकेशन एंड नंबर 2 इज एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एजुकेशन है और एक्सपीरियंस भी है तो आपके पास नॉलेज जो होगी वो अच्छी नॉलेज होगी। क्लियर?
मतलब नॉलेज जो है हम ना हमें ऐसे नहीं मिलती है, नॉलेज तब हमें मिलेगी जब हमारे पास एजुकेशन होगी और एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, नॉलेज इज पावर। नॉलेज जो है ये एक पावर है, क्लियर, ये नोट करने वाली पॉइंट है। उसके बाद ये नंबर 3 पॉइंट वो है, नॉलेज इज नॉट फ्री, यू पे टू अटेंशन फॉर इट। बड़ी अहम पॉइंट है, नॉलेज जो है ना हमें वो फ्री नहीं मिलती कभी भी, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। उस चीज को सीखने के लिए हमें अटेंडेंस देनी पड़ेगी, मतलब टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए, क्लियर। और नंबर 4 जो पॉइंट है वो ये कि नॉलेज गिव यू एक्सपीरियंस। नॉलेज हमें तजुर्बा देती है, क्लियर। आगे चलते हैं, नंबर 5 पॉइंट जो है वो ये कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है जो नॉलेज है ना उसका सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली नॉलेज होगी। ये किसने कहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, क्लियर। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, नॉलेज इज अ व्हीकल दैट विल चेंज योर लाइफ। कहने का मतलब ये, नॉलेज जो है वो ऐसी सवारी है जो आपकी जिंदगी चेंज कर देगी, क्लियर। सो यहां तक था हमारा नॉलेज और नॉलेज के टाइप्स और कुछ की पॉइंट्स अबाउट नॉलेज। अब आगे चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। Basically, in early time, only one type of science, that is called social science. अब कहने का मतलब ये, शुरुआत के टाइम में सिर्फ एक ही टाइप था साइंस का, वो था सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती थी साइंस की, तो हम कहेंगे हिस्ट्री आ जाती थी नंबर 1, नंबर 2 पॉलिटिकल, नंबर 3 जियोग्राफी, नंबर 4 एंथ्रोपी, एंड नंबर 5 इज इकोनॉमिक्स, एंड नंबर 6 सोशियोलॉजी, नंबर 7 फिजिक्स, नंबर 8 मैथ, नंबर 9 इज zoology, नंबर 10 बॉटनी, एंड नंबर 11 इज केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये, सोशल साइंस थी पहले, सिर्फ एक टाइप था साइंस का, वो था सोशल साइंस। ये सारी ब्रांचेस सोशल साइंस में आ जाती थी, मगर अब तो देखा जाए तो केमिस्ट्री फिजिकल साइंस में आ जाता है, जैसे बॉटनी zoology हो गया, ये नेचुरल साइंस में आ जाता है, मैथ एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आ जाता है, वो आगे चल के क्लियर करते हैं। सो यहां तक बात क्लियर। आगे चलते हैं, अब जो बात है वो ये है कि सोशल साइंस थी तो हमें क्यों डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, हमने ज्यादा क्यों ब्रांचेस बढ़ाई, जब पहले से एक थी सोशल साइंस तो बात खत्म। मगर मसला ये पैदा हो रहा था कि उस टाइम ब्रांचेस जो है वो बढ़ती जा रही थी, फिर ये जो है नेसेसरी हो गया, मतलब ये ज़रूरी हो गया इन ब्रांचेस को क्लासीफाई करना, ताकि हम नेचर की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो जैसा कि मैंने यहाँ भी लिखा है, वाई वी क्लासीफाई ब्रांचेस ऑफ साइंस, बिकॉज there are many types of science, so it is necessary to classify it into 2 categories to study the nature। कहने का मतलब ये कि हमने क्यों ब्रांचेस को सेपरेट किया, वो इस वजह से किया कि ब्रांचेस जो थी वो बढ़ती जा रही थी, फिर ये ज़रूरी हो गया था कि हम इनको क्लासीफाई करें अदर ब्रांचेस में। तो फिर साइंटिस्ट बैठे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ब्रांचेस जो हैं साइंस की उनको 2 कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं, ताकि हम नेचर की स्टडी अच्छे तरीके से कर सकें। अब कैसे क्लासीफाई किया, नंबर 1 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। कुछ ब्रांचेस उठा के बोला कि भाई ये जो है वो मेन ब्रांचेस हैं साइंस की, और नंबर 2 अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। कहने का मतलब ये, साइंस को डिवाइड कर दिया गया किया इन लोगों ने मेन ब्रांचेस में और अदर ब्रांचेस में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब बात ये क्लियर हो गई कि शुरुआत के टाइम में, अर्ली टाइम में जो साइंस का टाइप था वो सिर्फ एक ही था, सोशल साइंस। सारी ब्रांचेस सोशल साइंस में आ जाती थी। उसके बाद मसला ये पैदा हुआ कि ब्रांचेस जो थी वो बढ़ती जा रही थी, फिर ये ज़रूरी हो गया कि ब्रांचेस को क्लासीफाई किया जाए। फिर साइंटिस्ट बैठे, उन लोगों ने क्लासीफाई किया मेन ब्रांचेस एंड अदर ब्रांचेस में। अब
आगे चलते हैं। बट नाउ मॉडर्न साइंस हैव 3 मेन ब्रांचेस। अब ये बात क्लियर हो गई कि साइंस की जो है वो 3 मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? अच्छा, साइंस की 3 जो ये ब्रांचेस हैं वो क्लासीफाई हुई थी 20th सेंचुरी में। ये बात क्लियर? नंबर 1 जो है वो है सोशल साइंस, क्लासीफाई हुआ था, मतलब साइंस जो ये 3 मेन ब्रांचेस हैं उसकी जो नंबर 1 ब्रांच है वो है सोशल साइंस, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नंबर 3 इज नेचुरल साइंस। अब इनको डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। सोशल साइंस में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स आ जाते हैं। मगर शुरुआत में सोशल साइंस में ये सारी ब्रांचेस आ जाती थी, मगर अब मॉडर्न साइंस कहती है कि साइंस की जो है वो 3 मेन ब्रांचेस हैं। नंबर 1 सोशल साइंस, सोशल साइंस में क्या आ जाता है? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स। क्लियर? नंबर 2 इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब एब्स्ट्रैक्ट साइंस में कौन से ब्रांचेस आ जाती हैं? तो हम कहेंगे वो उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आ जाती है। बात क्लियर? अगर आप लोगों से कोई पूछे सोशल साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं तो आप कहेंगे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल एंड सिविक्स। मगर आप लोगों से अगर कोई पूछे एब्स्ट्रैक्ट साइंस में कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स। उसके बाद है नेचुरल साइंस। थर्ड जो मेन ब्रांच है साइंस का वो है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस पर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? नेचुरल साइंस जो है वो 2 ब्रांचेस में क्लासीफाई हो जाता है। नंबर 1 इज फिजिकल साइंस एंड नंबर 2 इज बायोलॉजिकल साइंस। अब नंबर 1 पर स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस में क्या करते हैं हम? फिजिकल साइंस जो है वो साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ, जैसे जैसे आगे चलेंगे डिटेल में फिजिकल साइंस क्या होता है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फिजिकल साइंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, मतलब फिजिकल साइंस में जो ब्रांचेस आ जाती हैं वो आ जाती है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 जियोलॉजी एंड नंबर 3 इज केमिस्ट्री। अगर आप लोगों से कोई भी पूछे केमिस्ट्री जो है वो कौन सी साइंस है तो आप कहेंगे फिजिकल साइंस है। ये बात नोट कर लें आप। ठीक? नंबर 2 जो ब्रांच है वो है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन स्टडी, तो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं? तो नंबर 1 इज माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? नंबर 2 इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजिकल साइंस में आ जाता है। नंबर 3 बायो एना केमिस्ट्री, बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स। उसके बाद है जोलॉजी एंड बॉटनी। अब कहने का मतलब ये, शुरुआत में सिर्फ एक टाइप था साइंस का, वो था सोशल साइंस। ये सारी ब्रांचेस सोशल साइंस में आ जाती थी। मगर 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट बैठे, उन लोगों ने क्लासीफाई किया ब्रांचेस ऑफ साइंस को। क्लासीफाई क्यों किया? उसका रीज़न ये था कि उस टाइम ब्रांचेस जो है वो बढ़ती जा रही थी, उनको स्टडी करना मुश्किल हो रहा था। फिर साइंटिस्ट बैठे 20th सेंचुरी में, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भाई साइंस की जो होंगी वो 3 मेन ब्रांचेस होंगी। नंबर 1 सोशल साइंस, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नंबर 3 नेचुरल साइंस। अब वो अलग बात है कि नेचुरल साइंस जो है वो फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में क्लासीफाई हो जा रहा है, हो रही है। ठीक? सो ये बात क्लियर हो गई कि शुरुआत में एक ही साइंस का टाइप था सोशल साइंस। उसके बाद 20th सेंचुरी में ब्रांचेस जो थी साइंस की वो बढ़ती जा रही थी। फिर साइंटिस्ट ने बैठकर 3 क्लासिफिकेशन की, मतलब 3 टाइप्स बयान किए साइंस के। नंबर 1 सोशल साइंस, नंबर 2 इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नंबर 3 इज नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस जो है वो डिवाइड हो जा रही है 2 टाइप्स में। नंबर 1 इज फिजिकल साइंस एंड नंबर 2 इज बायोलॉजिकल साइंस। तो डिफाइन करते हैं फिजिकल साइंस को। तो फिजिकल साइंस क्या होता है? इन फिजिकल साइंस वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। क्लियर? कहने का मतलब ये सिंपल, अगर आप लोगों से कोई पूछे फिजिकल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं तो आप लोग कहेंगे फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं 2 चीज़ों की, नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी। यहाँ तक बात क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, मैटर क्या होता है वो हमारा सेकंड जो टॉपिक होगा वो मैटर के ऊपर होगा। सो बी प्रिपेयर। सो आगे चलते हैं। अब नोट है कि इट इंक्लूड, फिजिकल साइंस में फिजिक्स आ जाता है, मतलब फिजिकल साइंस में जो ब्रांचेस आ जाती हैं दूसरी वो है फिजिक्स, नंबर 2 जियोलॉजी एंड नंबर 3 केमिस्ट्री।
बात क्लियर। उसके बाद एक दूसरी मेन पॉइंट है यूनिट ऑफ फिजिकल साइंस। अगर आप लोगों से कोई पूछे यूनिट कौन से फिजिकल साइंस के, तो आप कहेंगे यूनिट जो है फिजिकल साइंस के वो दो हैं, नंबर 1 इज मैटर एंड नंबर 2 इज एनर्जी। बात वही है मगर थोड़े ज़्यादा डिफाइन किया गया है। मैटर मीन्स केमिस्ट्री, मैटर की स्टडी किस में होती है, केमिस्ट्री में, और एनर्जी की स्टडी किस में होती है, फिजिक्स में। क्लियर। तो यहाँ तक था हमारा फिजिकल साइंस। अब जो नंबर 2 टाइप है वो है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, डिफाइन करते हैं। इन बायोलॉजिकल साइंस वो स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ साइकिल। कहने का मतलब ये, फिजिकल साइंस में हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, नंबर 1 इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नंबर 2 इज देयर लाइफ साइकिल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी दूसरी फील्ड आ जाती है, तो हम कहेंगे उसमें आ जाती है बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर। ये चीज़ें मैंने पीछे भी बयान की थी मगर अब इस वजह से कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद जो है नोट है कि बायोलॉजिकल साइंस इज आल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस। कहने का मतलब ये, बायोलॉजिकल साइंस जो है वो डील करती है किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और उनकी लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं इसमें हम। तो इस वजह से हम बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नोट है वो ये है कि मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट इन बायोलॉजिकल साइंस इज चार्ल्स डार्विन। बायोलॉजिकल साइंस में जो फेमस साइंटिस्ट है उसका जो नाम है वो है चार्ल्स डार्विन। क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइंस। जैसा कि मैंने लिखा है, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एन ओल्ड एज फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। कहने का मतलब ये, साइंस की जो हिस्ट्री है इतनी पुरानी है, इतनी बड़ी है, ये जब से पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आया है तब से साइंस का लेकर वजूद है। मतलब साइंस की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी और बहुत पुरानी है। तो इसलिए मैं सो डेट्स वाई ब्रीफ एंड शॉर्ट में हिस्ट्री डिफाइन करूँगा, जिसमें मैं पहला जो पीरियड उठाऊँगा वो उठाऊँगा ग्रीक पीरियड। अब जो ग्रीक पीरियड में जो अच्छे काम हुए, फेमस जो गए लॉज, वो मैं डिफाइन करूँगा, जैसे गैलीलियो लॉज, नंबर 2 केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इनको मैंने सिंपल इस वजह से लिखा है क्योंकि ये साइंस के टॉपिक हैं मगर ये फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं हैं। अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड होते तो मैं इनको भी डिफाइन करता चलता। सो सिंपल इस वजह से मैंने ये लिखा है। आगे चलते हैं नंबर 2 मुस्लिम पीरियड। अब मुस्लिम पीरियड को अल्केमिस्ट पीरियड भी कहते हैं। अब मुस्लिम पीरियड में कौन से काम हुए थे फेमस, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एसिड सच एज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। तो ये थी एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ साइंस, और ये मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री विथ आदर्श। मेरा कॉल नंबर प्लस व्हाट्सअप नंबर यही है 0311353268। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। एक आप लोगों के साथ मैं बात क्लियर करता चलूँ कि हमारी साइंस की फील्ड में साइंटिस्ट का जो किरदार रहा है वो बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें मैंने पीछे क्लियर की है जो टीचर स्टूडेंट को कभी नहीं बताते। अब क्यों नहीं बताते वो उनका मतलब मुझे नहीं मालूम। कहने का मतलब ये, साइंटिस्ट का जो किरदार है हमारी साइंस की फील्ड में वो अहम किरदार है। अगर साइंटिस्ट ना होते तो हमारे पास इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। ये बात क्लियर। अब दूसरी जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ वो भी एक मेन पॉइंट है, और ये मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने इस वजह से डिटेल में स्टडी करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है ताकि आप लोग साइंस को क्लियरली समझ सकें। अक्सर क्या होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक या इंटर तक हम बात करें तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता है साइंस जो है वो नहीं, स्टडी है साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। भाई बच्चे को ये पता ही नहीं ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता क्या है,
आप बस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके साइंस को निपटा देते हैं, ऐसा नहीं है। और बच्चा पहली क्लास लेकर मैट्रिक तक, इंटर तक पढ़ जा रहा है, उसको ये पता नहीं साइंस का मतलब क्या है, साइंस में हम करते क्या हैं। तो ये हमारे टीचर आजकल ऐसे पढ़ाते हैं। तो आप लोग खुद स्टडी करें। अब खुद कैसे स्टडी करेंगे? आप लोग जो छोटे छोटे बुक है ना, उनको ना स्टडी करें। जो 100, 150, 50 रुपये में मिल जाते हैं, उनको स्टडी ना करें। आप बड़े लेवल के बुक उठाएं, बीएससी लेवल के उठाएं, उनको आप स्टडी करें। जहाँ मैं नहीं कहता कि बीएससी लेवल के बुक, मतलब अच्छे राइटर्स के बुक उठाएंगे आप, उनमें अगर आप टॉपिक को स्टडी करेंगे ना, तो क्लियरली आप समझ जाएंगे। छोटे छोटे जो बुक है ना, छोटे छोटे राइटर, वो आधा झूठ भी लिख रहे हैं, आधा सही लिख रहे हैं। तो स्टडी आपको करनी, आप चीज़ों को सर्च करें। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इंटर केमिस्ट्री या 9th की केमिस्ट्री, तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, चाहे वो सिंध बोर्ड हो, फेडरल हो, आगा खान हो या कैम्ब्रिज बोर्ड हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी पार्ट 1, 2, 3 के नोट्स चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये मेरा कॉल नंबर है और ये मेरे चैनल का नाम है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो मैटर पर होगा, सो प्रिपेयर रहें। अब मैटर वाला जो टॉपिक होगा वो भी हमारा बड़ा टॉपिक होगा, कम से कम 1.5 घंटे का होगा, सो प्रिपेयर रहें। जैसा कि आप लोगों को टीचर पढ़ाते हैं ना, वहाँ मैटर क्या है, आप लोग कहते हैं मैटर वो चीज़ है जिसमें मास और वॉल्यूम हो। यहाँ तक बात क्लियर नहीं होती, आगे स्टडी करेंगे आप देखना क्लियर, नोट करें। मैं घर पे ट्यूशन भी देता हूँ। अगर आप लोगों को ट्यूशन पढ़नी हो केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर, इंटर या बीएससी, तो वो मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके अलावा मैं बुक्स का रिव्यू भी करूँगा। मेरे पास 100+ बुक्स पड़े हैं केमिस्ट्री के, मैं उनका भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो थैंक्स। अगर आप लोगों को ट्यूशन चाहिए केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो इंटर या बीएससी, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, स्टडी करवाऊँगा। उसके अलावा एक दूसरी पॉइंट ये कि मैं केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं उनके ऊपर रिव्यू बनाऊँगा। 100+ बुक्स पढ़े मेरे पास केमिस्ट्री के, तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि बुक्स का रिव्यू भी अपलोड करूँ।